तो ठीक है, तो आज हम जो देखने वाले हैं वो गैसीय स्टेट के बारे में। ठीक है, तो जितने भी स्टेट ऑफ मैटर पढ़े थे उनमें से हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है गैसीय स्टेट। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हम गैसीय स्टेट के बारे में पढ़ेंगे तो गैसीय स्टेट के मेजरेबल प्रॉपर्टी कौन से है? क्या है? गैसीय स्टेट के मेजरेबल प्रॉपर्टी कौन से है? मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। ठीक है, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस का मतलब होता है जब हम गैस के बारे में स्टडी करेंगे तब गैस के बारे में जब स्टडी करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना होगा। मतलब उनका वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो इनको बोलेंगे मेजरेबल प्रॉपर्टी। तो गैसीय स्टेट के जिन प्रॉपर्टी को हम मेजर कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज द मेजरेबल प्रॉपर्टी। अब ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमको जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है वो कौन से पढ़ने हैं, तो एक एक प्रॉपर्टी को हम लोग शुरू कर देते हैं ताकि ये सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली जो मेजरेबल प्रॉपर्टी आती है वो आती है मास ऑफ गैस। क्या मेजर करना होगा? मास ऑफ गैस। अब क्वेश्चन ये आता है कि जनरली एग्जाम्पल में ऐसा लिखा जाता है इतने ग्राम ऑफ दिस गैस, या तो x ग्राम ऑफ दिस गैस, या तो y ग्राम ऑफ दिस गैस, मतलब उनमें उनका मास दिया जाएगा। तो जब भी मास की बात आती है तो हम गैस का मास जनरली यूज नहीं करते हैं। तो जो गैस का जो मास होता है ये मास हमेशा इन टर्म्स ऑफ मोल्स काउंट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल्स काउंट करते हैं। तो इफ कभी ऐसा होता है किसी गैस का मास दिया जाता है तो उस मास को क्या करना पड़ेगा? आपको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो जो पहली मेजरेबल प्रॉपर्टी है वो है मास, लेकिन मास जो रहेगा वो किसके टर्म्स में होना चाहिए? मोल्स के टर्म्स में होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि मोल्स को कैसे फाइंड करेंगे? तो मोल्स कैसे फाइंड करेंगे ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड एज द मोल कांसेप्ट। तो मोल्स में सिंपली ऐसा होता है 1 मोल इज इक्वल्स टू इट्स मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू Na particles इक्वल्स टू 22.4 लीटर। याद आ रहा है आपको? ये सब कुछ पता है ना? ये हमने ये पूरा का पूरा मोल कंसेप्ट में पढ़ा था, पूरा का पूरा मोल कंसेप्ट में पढ़ा था। और इसमें ये भी देखा था हमने कि किस प्रकार से मॉलिक्यूलर मास, मतलब उसके मास से हम मोल फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल से भी मोल फाइंड करेंगे और उसके वॉल्यूम से भी मोल्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बोल सकते थे वाई मैप, इसको बोलेंगे वाई मैप। तो वाई मैप हमने वहां पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है हम जब भी किसी गैस के बारे में पढ़ते हैं तो नॉर्मली ऐसा होता है कि उसका वॉल्यूम दिया जाएगा। ठीक है, तो हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं, एक स्टैंडर्ड देख लेते हैं कि हम हमेशा गैस को किस में काउंट करेंगे। तो हम हमेशा गैस को किस में काउंट करेंगे? मोल्स में काउंट करेंगे। कभी कभी उन्होंने मोल्स के बजाय उन्होंने लीटर में दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? उस वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करेंगे। इफ कभी ऐसा हुआ है उन्होंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए तो हम क्या करेंगे? उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या करेंगे? मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। कभी ऐसा हुआ उन्होंने उसका मास दिया हुआ है तो उस मास को हम लोग क्या करेंगे? मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी ये बात आती है कितना गैस ये पूछा जाएगा, गैस का अमाउंट पूछा जाएगा, तो गैस का अमाउंट आपको हमेशा कौन से टर्म में देना होगा? मोल्स के टर्म में देना होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि पहला जो मेजरेबल प्रॉपर्टी रहेगा वो कौन सा रहेगा? मास। समझ में आ रहा है? तो मास विल बी फर्स्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी। अब सेकंड मेजरेबल प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ गैस। सेकंड मेजरेबल प्रॉपर्टी कौन सा रहेगा? वॉल्यूम ऑफ गैस। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? हम वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब कैसे करेंगे? डेफिनेशन क्या हो सकती है? वॉल्यूम ऑफ गैस की डेफिनेशन क्या हो सकती है? किसी ने पूछा कि वॉल्यूम ऑफ गैस इतना है, मतलब क्या है? क्या बोलेंगे? तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्पेस ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल,
बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये गैस मॉलिक्यूल जितनी ज्यादा स्पेस को ऑक्युपाई करेंगे उतना ही उसका वॉल्यूम जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा, सही है। अब मैं बोलता हूं कि यहाँ पे हमने जो गैस लिया है उस गैस ने पूरा का पूरा रूम ऑक्युपाई किया है, इसका मतलब उस गैस का वॉल्यूम क्या रहेगा, इस गैस का वॉल्यूम उतना रहेगा जितना वॉल्यूम इस रूम का है, ठीक है। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं किसी भी गैस का वॉल्यूम जो होता है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, वो डिफाइन कर सकते हैं स्पेस ऑक्युपाइड बाय गैस, ठीक है। अब इस वॉल्यूम को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट्स यूज करते हैं, नॉर्मली हम वॉल्यूम को यूज करने के लिए कौन सी यूनिट्स यूज करते हैं, तो वॉल्यूम को यूज करने के लिए हम लोग कौन सी यूनिट्स यूज कर सकते हैं, कभी कभी हम लोग लीटर को यूज करते हैं, ओके, और किसको यूज करते हैं, ml को यूज कर सकते हैं, और कभी कभी हम लोग डेसीमीटर क्यूब को यूज करते हैं, और कभी कभी हम लोग मीटर क्यूब को भी यूज करते हैं। सो दीज आर यूनिट्स विच इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट्स है जिनको हम लोग वॉल्यूम मेजर करने के काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है इनका एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है, क्योंकि हमको एक दूसरे के साथ रिलेशन भी पता होना चाहिए। तो इनका रिलेशन होता है 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 ml इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम किसी भी गैस का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, हम किसी भी गैस का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला है 1 लीटर का मतलब कितना होता है, तो 2 लीटर का मतलब कितना होना चाहिए, तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए। सपोज मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो 3.5 लीटर दिया हुआ है, और मैंने आपको पूछा 3.5 का मतलब ये कितना ml रहेगा, कितना ml रहेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे, इस 3.5 को हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। तो यहाँ पे कैलकुलेशन होना चाहिए 3.5 इंटू 1000, सही है। और इसका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 3500 ml, so that will be our final answer, so that will be our final answer, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या किया, हमने लीटर को ml में कन्वर्ट किया। अब मैंने आपको बोला है सेकंड वन, हमारे पास जो गैस मतलब वॉल्यूम है वो वॉल्यूम दिया हुआ है 4.2 लीटर, और मैंने बोला है ये कितना सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, लीटर और सेंटीमीटर क्यूब का रिलेशन देखेंगे। तो 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये बन जाएगा 4.2 इंटू 1000 इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 4200 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस एंड दैट इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम, ठीक है। चले आगे, इतना तो समझ में आ रहा है ना वॉल्यूम को कैसे हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है। हम उन्हीं यूनिट्स को देख रहे हैं जिन यूनिट्स का हमको काम आएगा, बाकी और भी यूनिट्स हो सकते हैं लेकिन उनको हम नहीं देखेंगे, अब हमारे काम के देखेंगे हमारे सिलेबस में कितना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे मेजरेबल प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तीसरा जो मेजरेबल प्रॉपर्टी हमको देखना है उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर, उसको हम बोलेंगे टेम्परेचर। इफ मैं आपको पूछता हूँ डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, तो क्या होगा, मैंने आपको बोला डिफाइन द टेम्परेचर, तो क्या होगा, क्या हो सकता है एनीवन, टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो इफ हम यहाँ पे टेम्परेचर का डेफिनेशन देखने जाते हैं तो उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कूलनेस, दैट इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर। इसका मतलब वो बॉडी कितनी ज्यादा गर्म है या तो वो बॉडी कितनी ज्यादा कूल है,
इसको मेजर करने के लिए जो टर्म यूज करते हैं दैट टर्म इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर, दैट टर्म इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर। अब क्वेश्चन ये आता है इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए नॉर्मली हम कौन से यूनिट्स यूज करते हैं? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूनिट्स हम कौन से यूज करते हैं? तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस, हम यूज करते हैं केल्विन और हम यूज करते हैं फ़ारेनहाइट। तो ये 3 यूनिट्स जो होते हैं वो नॉर्मली हम लोग मेजर करते हैं, मतलब नॉर्मली ये 3 यूनिट्स को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं टू मेजर द टेम्परेचर। कभी कभी ऐसा जाता है x डिग्री सेल्सियस, कभी लिखा जाता है x केल्विन टेम्परेचर, या तो कभी लिखा जाता है x फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। तो इफ हमको टेम्परेचर को मेजर करना है तो इन 3 में से किसी एक यूनिट को क्या करना होगा, यूज करना होगा। प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जब देखो नॉर्मली तो हम लोग इसको यूज करते हैं, इसको केल्विन, but sometime in question they are given the temperature in degree Celsius or they are given the temperature in terms of Fahrenheit। उस टाइम पे हमको क्या करना होता है, we have to convert the degree Celsius into Kelvin और this Fahrenheit into Kelvin। तो क्या आपको ये पता है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कैसे करते हैं? क्या आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे हम लोग ये फाइंड कर सके कि इसको किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूं मैं, डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये कंबाइंड फॉर्मूला है, इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें एक ही फॉर्मूले में तीनों आते हैं, एक ही फॉर्मूले में तीनों आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू k माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू f माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, लास्ट टाइम जो फॉर्मूला बताया था इससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें तीनों को इंक्लूड कर सकते हैं। इफ मैंने आपको बोला है डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो अब डिग्री सेल्सियस को यहां पुट करो, और मैंने आपको बोला है केल्विन फाइंड करना है केल्विन में, तो आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करोगे। समझ में आया? तो इफ डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और केल्विन में पूछा है तो आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन यूज करना पड़ेगा। इफ उन्होंने फ़ारेनहाइट में दिया है और केल्विन में पूछा है तो आपको इन दोनों का रिलेशन यूज करना होगा। इफ उन्होंने डिग्री सेल्सियस में दिया है और फ़ारेनहाइट में पूछा है तो इन दोनों का रिलेशन आपको यूज करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में इजीली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हम लोग इसको इजीली कन्वर्ट करें। मैं यहाँ पे लिखता हूं दैट इज 222 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब कितना केल्विन, 222 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब कितना केल्विन। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का रिलेशन यूज करेंगे। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, C डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100। सही है, समझ में आ रहा है नहीं यार? ठीक है, तो अब क्या हुआ है, यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग ये दोनों साइड में 100 है, 100 को कट कर दिया। डिग्री सेल्सियस कितना दिया है, 222 इक्वल्स टू K माइनस 273। ये माइनस 273 लेफ्ट साइड में चले जाएगा, तो ये माइनस जब लेफ्ट साइड में चले जाएगा तो वो कितना बनेगा, प्लस बनेगा। तो यहाँ पे हमको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो केल्विन में कितना रहेगा, 222 प्लस 273 इक्वल्स टू कितना आएगा, 495। कितना आएगा, 495। तो ये आंसर रहेगा 495 केल्विन। कितना रहेगा, 495 केल्विन। क्लियर है, यहां तक ओके है। अब मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, अब मैंने पूछा यहाँ पे मुझे जो आंसर चाहिए वो फ़ारेनहाइट में चाहिए।
किसमें चाहिए, फ़ारेनहाइट में। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, या तो आप लोग केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इन दोनों रिलेशन को यूज करना होगा। आप केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको इन दोनों को यूज करना पड़ेगा। आप दोनों में से कोई भी रिलेशन यूज करोगे तो आपका मिलने वाला आंसर जो रहेगा दैट विल बी सेम। चलो हो जाओ शुरू और फाइंड करो कि 222 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना फ़ारेनहाइट होता है। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। टू 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 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू हाउ मेनी फ़ारेनहाइट। चलो एक आंसर मिला है। कितना आ रहा है, दैट विल बी 431.6, दैट विल बी 431.6। तो इस प्रकार से ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर। सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने दिया है 677 केल्विन, क्या दिया है 677 केल्विन, और मैंने आपको बोला है इस 677 केल्विन को आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो, डिग्री सेल्सियस में। हो जाओ शुरू। कितना आ रहा है, दैट इज 403.8। कितना आ रहा है 403.8। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब मैं आपको बोल रहा हूं आप इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो, फ़ारेनहाइट में। इसमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट के लिए कौन सा रिलेशन यूज करना पड़ेगा, ये दोनों वाला। तो चलो जल्दी कैलकुलेशन करो और ये फाइंड करो कि इसमें कितना होना चाहिए फ़ारेनहाइट में। ठीक है, दैट विल बी अप्रोक्सीमेट, कितना आएगा, कितना आ रहा है 759। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो रहेगा वो कितना रहेगा 759। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा थर्ड मेजरेबल प्रॉपर्टी, दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, ठीक है, लास्ट वाला जो रहेगा उसको हम बोलेंगे प्रेशर। तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो रहेगा दैट इज प्रेशर। मैंने आपको पूछा व्हाट इज प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर, तो क्या आएगा, कभी पढ़ा है आपने प्रेशर के बारे में? तो प्रेशर के लिए सिंपल बात आती है, प्रेशर इज
फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑन पर्टिकुलर एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स अपॉन एरिया। जितना एरिया कम रहेगा उतना प्रेशर ज्यादा रहेगा, जितना एरिया ज्यादा उतना प्रेशर कम, जितना फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना प्रेशर ज्यादा रहेगा। सो दिस इज अबाउट द प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। अब मैंने आपको पूछा इस प्रेशर को मेजर करने के लिए नॉर्मली हम कौन से यूनिट को यूज करते हैं। नॉर्मली इस प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन से यूनिट्स को मेजर करते हैं, और आपको कौन से यूनिट्स पता है, आपको कौन से यूनिट्स पता है। तो पहला तो पास्कल आता है, सही है, और कौन सा आता है, और आता है एटीएम, और आता है बार, और आता है टॉर्क, और आता है mm ऑफ hg। सो ये कुछ यूनिट्स है जो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम यूज करते हैं ये फाइंड करने के लिए कि उनका प्रेशर जो रहेगा वो किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम उन्हीं यूनिट्स को यूज करते हैं जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, पहली बात इनका रिलेशन क्या रहेगा, 1 atm इक्वल्स टू 1.013 बार। पहला रिलेशन 1 atm इक्वल्स टू 1.013 बार इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो एक साथ हमने यहाँ पे 3 रिलेशन देख लिए हैं कि इनका रिलेशन एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए। ठीक है, इक्वल्स टू आता है 760 mm ऑफ hg और इक्वल्स टू आता है 760 टॉर्क। ठीक है, तो ये कुछ यूनिट्स है जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं टू मेजर द प्रेशर। ठीक है, तो इफ कभी ऐसा होता है आपको प्रेशर मेजर करने के लिए बोला जाता है, तो प्रेशर मेजर करने के लिए आप इसमें से किसी एक यूनिट को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है जो प्रेशर होता है या तो एटीएम में दिया जाता है या तो बार में दिया जाता है, और कभी कभी mm ऑफ hg में दिया जाता है। ठीक है, तो आपको 3 रिलेशन ज्यादा याद रखने हैं, एटीएम, बार और mm ऑफ hg, क्योंकि इन तीनों का यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो कन्वर्जन करने के लिए जैसे यहाँ पे हमने वॉल्यूम में रिलेशन देखा था, 1 लीटर का मतलब इतना इतना होता है, वैसे ही हमने 1 atm के लिए इतने सारे हमने रिलेशंस देख लिए हैं। तो इफ कभी ऐसा हुआ कि उसमें आपने mm ऑफ hg में दिया है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, atm में कन्वर्ट कर सकते हो। इफ उन्होंने टॉर्क में दिया है तो भी आप उसको atm में कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि यहाँ पे जो प्रेशर दिया है वो प्रेशर दिया हुआ है 890 mm ऑफ hg। कितना दिया है, 890 mm ऑफ hg, और आप मुझे बताओ यहाँ पे ये प्रेशर जो रहेगा वो इन टर्म्स ऑफ एटीएम कितना रहेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो प्रेशर दिया हुआ है वो कौन से टर्म में दिया हुआ है, mm ऑफ hg, और पूछा किसमें है, एटीएम में। कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए बोलेंगे 1 atm कब होता है, जब ये 760 mm होता है। ठीक है, चलो
तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? 1 atm का मतलब होता है 760 mm ऑफ Hg। तो उन्होंने दिया कितना mm ऑफ Hg है? 890 mm ऑफ Hg, और उन्होंने पूछा हुआ है ये कितना atm रहेगा। तो आपको क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के टाइम पे ध्यान देना है, गलती नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के टाइम पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या होगा? ये x इधर चले जाएगा, तो ये बन जाएगा 890 डिवाइडेड बाय 760। तो यहाँ पे मिलेगा x atm। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू रहेगा ये 1 से ज्यादा रहेगा, तो इसका वैल्यू जो रहेगा वो कितना रहेगा? 1.17 atm। कितना रहेगा? 1.17 atm। तो ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो प्रेशर दिया था वो mm ऑफ Hg में दिया था। किसमें दिया था? mm ऑफ Hg में। और मैं आपको पूछता हूँ कि इस mm ऑफ Hg को आप क्या करो? बार में कन्वर्ट करो। इसमें कन्वर्ट करो बार में, तो कितना आएगा? तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको हम लोग उसी तरीके से फाइंड करेंगे, लेकिन फर्क क्या था? यहाँ पे 1 atm था, यहाँ पे 1 atm की जगह हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों का रिलेशन यूज करेंगे। सही है, हम इन दोनों का रिलेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा, इधर लिखता हूं, वो रिलेशन क्या बनेगा? वो रिलेशन बनेगा 1.013 बार का मतलब होता है 760 mm ऑफ Hg। तो 890 mm ऑफ Hg का मतलब x बार रहेगा। कितना बार रहेगा? x बार। बार की बात कर रहा हूं मैं, टॉर्क की नहीं। ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ ठीक है, गलती से आप दूसरे काउंट मत कर दो, आपकी मेहनत बेकार जाएगी। ठीक है, तो आपने टॉर्क में फाइंड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार में भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? x यहां जाएगा, तो ये आएगा 890 इंटू 1.013 डिवाइडेड बाय 760 इक्वल्स टू x बार। और इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? काउंट करना होगा। ठीक है, तो ये कितना बार आना चाहिए? मेरे हिसाब से ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा, 1 से ज्यादा तो रहेगा। ये कितना आ रहा है? दैट इज अप्रोक्सीमेट x इक्वल्स टू 1.2 बोल सकते हैं। ठीक है, कितना आएगा? 1.17। चलो 1.17 लिखो, तो एग्जैक्ट वैल्यू 1.17। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? mm ऑफ Hg को बार में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी पॉसिबल है। तो इफ आपका कैलकुलेशन सही है, देखो डेसिमल पॉइंट के बाद थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब किसी का आंसर 1.17 आ सकता है, किसी का आंसर 1.18 आ सकता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में एरर हो सकता है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली आंसर आपका अप्रोक्सीमेट आता है तो भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हमको 4 ही प्रॉपर्टीज को मेजर करना होता है: मास इन टर्म्स ऑफ मोल, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और यहाँ पे हमने देखा प्रेशर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इतने प्रॉपर्टीज को यहाँ पे देख लिया है। ठीक, इन प्रॉपर्टीज की थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आता है तो न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तब यूनिट्स में गड़बड़ हो जाती है। तो इफ ऐसा नहीं होना चाहिए तो आपको क्या करना है? प्रॉपरली इनके जो फॉर्मूले चाहिए तो उनका जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है,
प्रेशर का ऐसा यूनिट कौन सा है, कौन सा आना चाहिए, मीटर क्यूब। वो 7 बेसिक क्वांटिटी में दिया होगा, देखो फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसको बोलते हैं गैसियस लॉ, या तो गैसियस स्टेट के बारे में हमको लॉ पढ़ने हैं, ठीक है। अब लॉ कितने हैं वो पहले से नहीं बताऊंगा, एक एक लॉ को हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो लॉ आता है लॉ 1, उसको कहा जाता है बॉयल्स लॉ। क्या कहा जाता है, बॉयल्स लॉ, ठीक है। आई थिंक आपने ये लॉ पढ़ा होगा, आई थिंक आपने ये लॉ पढ़ा होगा, बॉयल्स लॉ पढ़ा है, कौन से क्लास में, इन विच स्टैंडर्ड, 9, 10, नहीं पढ़ा है, ओके ठीक है। पहली बात, बॉयल्स लॉ जो है ये बताता है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों के बीच का रिलेशन बताने का काम करता है, ठीक है। और जब ये लॉ हम अप्लाई करते हैं उस टाइम पे कुछ बातों को हमको कांस्टेंट रखना है। तो कौन सी बातें कांस्टेंट रखना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर जो रहेगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब होता है जब हम एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट शुरू करने से लेकर एक्सपेरिमेंट खत्म होने तक आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपने एक्सपेरिमेंट ए से शुरू किया और बी पे खत्म किया, तो यहाँ पे टेम्परेचर रखा था T1। तो जब आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया और जब आपने एक्सपेरिमेंट खत्म किया तो यहाँ से यहाँ तक जब आप गए तो उस टाइम पे टेम्परेचर T1 ही होना चाहिए, तो बीच में टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। जब आप दूसरे बार जाते हो, आप यहाँ पे C से आप D की तरफ गए तो यहाँ पे आपने टेम्परेचर T2 रखा। तो जब आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया तब से एक्सपेरिमेंट खत्म होने तक आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि जब भी हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो उसी टेम्परेचर पे करेंगे। कांस्टेंट का मतलब होता है टेम्परेचर चेंज हो सकता है, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट शुरू करोगे तो एक्सपेरिमेंट खत्म होने तक आपको प्रेशर को चेंज नहीं करना है। तो ये होता है टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा मतलब इन बिटवीन दी प्रोसेस चेंज नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात जो कांस्टेंट रहेगी वो रहेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो ये दो बातें जो रहेंगी वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ये दो बातें जो रहेंगी वो कैसे होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे ये दोनों बातें देखेंगे, ठीक है। पहली बात, अब देखो यहां पे हमारे पास एक कंटेनर है और ये इस कंटेनर को हम लोग इस प्रकार से रखेंगे, ठीक है। या तो ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो कंटेनर है वो इस प्रकार से है, ठीक है। और यहाँ पे है मूविंग पिस्टन। तो यहाँ पे जो रहेगा ये रहेगा मूविंग पिस्टन। मूविंग पिस्टन का मतलब होता है उसको हम लोग अपर और लोअर ऐसे कर सकते हैं दोनों साइड में, ठीक है। तो इफ इसका वॉल्यूम जो है वो V1 है, इसका वॉल्यूम कितना है V1, और यहां से जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ये है P1, सॉरी प्रेशर कितना है P1। तो इस कंटेनर का वॉल्यूम जिसके अंदर यहाँ पे गैस प्रेजेंट है, इस गैस का वॉल्यूम है V1 और यहां से जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो है P1, कितना है P1। ओके, इफ हम यहां से ये जो पिस्टन है ना ये मूविंग है, मूविंग पिस्टन का मतलब होता है इस पिस्टन के ऊपर हम प्रेशर देंगे तो कहां जाएगा ये, लोअर साइड में, अपर साइड में। इफ हम अपर साइड से ज्यादा प्रेशर देते हैं तो ये पिस्टन जो रहेगा वो डाउन साइड में मूव होगा कि अपर साइड में, ये पिस्टन जो रहेगा वो डाउन साइड में मूव होगा कि अपर साइड में, डाउन साइड में। इफ हम
इसके ऊपर का प्रेशर कम करते हैं तो ये कहां पे मूव होगा, अपर साइड में, ठीक है। इस हिसाब से अब यहां से हम लोग प्रेशर था P1, प्रेशर था P1 और P1 में मैंने X प्रेशर मिला दिया, तो पहले जो प्रेशर था वो P1 था और P1 में मैंने और प्रेशर मिला दिया X, तो यहाँ पे फाइनल प्रेशर कितना रहेगा, P2 कितना रहेगा। तो पहले प्रेशर कितना था P1 और उसमें मैंने X मिला दिया, तो अब P2 कितना रहेगा, तो P2 कितना होना चाहिए, दैट विल बी P1 प्लस X। सपोज ये मान के चलते हैं कि पहले यहाँ का जो प्रेशर था वो था 3 ATM, कितना ATM, 3 ATM, फिर मैंने यहाँ पे 2 ATM प्रेशर बढ़ा दिया, तो टोटल फाइनल प्रेशर कितना रहेगा, मतलब P2 कितना रहेगा, तो वो कितना रहेगा 3 + 2 = 5 ATM, कितना रहेगा 5 ATM। इस प्रकार से तो मैंने यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया या कम किया, तो इस पिस्टन पे मैंने प्रेशर इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया, इंक्रीज किया, और जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो ये जो पिस्टन रहेगा वो लोअर साइड में आएगा, और लोअर साइड में आएगा मतलब P1 से ज्यादा P2 है, तो मान के चलते हैं P1 से ज्यादा P2 है, सही है। तो प्रेशर बढ़ने के वजह से ये पिस्टन जो रहेगा वो नीचे आएगा, और पिस्टन नीचे आएगा तो इसका वॉल्यूम जो रहेगा वो V2 रहेगा, वॉल्यूम कितना रहेगा V2। तो V1 क्या है, V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम, V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम एंड V2 इज द फाइनल वॉल्यूम, सही है, यहां तक क्लियर है। अब मैं आपको पूछ रहा हूं V1 और V2 में से कौन सा वैल्यू बड़ा है, V1 और V2 में से कौन सा वैल्यू बड़ा है, तो V1 और V2 में से V1 का जो वॉल्यूम था वो ज्यादा था और V2 का जो वैल्यू है वो कम है, ऐसे। तो इनिशियल प्रेशर कम था, फाइनल प्रेशर ज्यादा है, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा था और फाइनल वॉल्यूम कम है। तो इससे हम इस बात को बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सही है। मतलब बोल सकते हैं इफ हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम जो रहेगा वो डिक्रीज होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये ऐसा क्यों हुआ, कोई बात नहीं, देखते हैं। पहले आप यहां पे वॉल्यूम V1 था, तब आपने जो प्रेशर अप्लाई किया था वो कितना अप्लाई किया था 3 ATM, 3 ATM, तो वॉल्यूम इतना था, सही है। तो ये वॉल्यूम जो था वो इतना था, दिस वन, इतना वॉल्यूम, सही है। और जैसे आपने प्रेशर को 3 ATM से बढ़ा के 5 ATM कर दिया तो प्रेशर बढ़ने की वजह से पिस्टन नीचे आ गया, और जब ये पिस्टन नीचे आएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, ये पिस्टन नीचे आएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। तो इसका मतलब ये ब्लैक कलर से जो शेड किया है वो इनिशियल वॉल्यूम है और ये ब्लू कलर से जो शेड किया है ये फाइनल है, सही है, समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे वॉल्यूम कम हुआ, मतलब पहले वॉल्यूम ज्यादा था और अब वॉल्यूम कम हुआ, इसका मतलब पहले का वॉल्यूम ज्यादा था और अब वॉल्यूम कम है, क्लियर है ना। हाँ। इसका मतलब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है। तो अब मैं आपको पूछ रहा हूं इन दोनों का रिलेशन क्या है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सही है। तो ये बात हमने यहाँ पे लिख दी। तो जितना आप प्रेशर को बढ़ाते जाओगे उतना आप वॉल्यूम को कम करोगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा P = K / V। अब मैं आपको पूछता हूं K क्या है, तो K क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। जब भी कभी ऐसा होता है हमको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है तो उसको हटाने के लिए हम किसको यूज करते हैं, कांस्टेंट को यूज करेंगे।
किसको यूज करेंगे, कांस्टेंट को। तो इफ आपको किसी ने पूछा कि यहाँ पे k का मतलब क्या है, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो k है वो काम किसका कर रहा है, कांस्टेंट का। किसका काम कर रहा है, कांस्टेंट का। सही है, तो ऐसा लिखेंगे हम लोग p इंटू v इक्वल्स टू k, लिख सकते हैं। सही है ना, ये वाला जो v है वो यहाँ पे आएगा, तो p इंटू v जो रहेगा वो कैसा रहेगा, k। तो मैं लिख सकता हूं प्रेशर इंटू वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। सही है, मतलब आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो वॉल्यूम कम होगा। प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा या कम होगा। हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होगा, मतलब एक वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट रहेगा वो हमेशा कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इसीलिए कहा जाता है P इंटू वी विल बी कांस्टेंट। क्या कहा जाता है, P इंटू वी विल बी कांस्टेंट। अब मैं बोलता हूं इनिशियल कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, इनिशियल। तो इनिशियल कंडीशन के लिए मैं लिखता हूं P1 V1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये सही है कि गलत है, मैंने जो लिखा है वो सही है गलत है। इनिशियली जब लेंगे तो अब हम लोग 1 और 1 लेंगे, ठीक है, तो P1 V1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब मैं यहां पे लिखता हूं फाइनली, तो फाइनल कंडीशन के लिए क्या होगा, तो फाइनल कंडीशन के लिए क्या होगा, फाइनल कंडीशन के लिए होगा P2 V2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। P2 V2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे P1 V1 का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, यहाँ पे P2 और V2 का प्रोडक्ट कैंसिल है, तो क्या है राइट, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल। सो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो मैं यहां पे लिखता हूं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, इज इट करेक्ट। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ये भी पॉसिबल है। अब क्या करते हैं, प्रेशर को एक साइड लेके आते हैं और वॉल्यूम को एक साइड रखते हैं। क्या बोला मैंने, प्रेशर को एक साइड लेके आते हैं, सिमिलर क्वांटिटी को एक साइड में लेके आते हैं और दूसरे सिमिलर क्वांटिटीज को सेकंड साइड लेके जाते हैं। तो क्या होगा, दिस विल बी P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। इज इट करेक्ट, सही है। तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए, P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। दैट्स क्लियर, सही है, हो गया यहां तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एग्जांपल 1 देता हूं। इसमें मैंने बोला इनिशियल प्रेशर था 3.2 atm। उस टाइम इनिशियल वॉल्यूम जो था वो था 4.9 लीटर। कितना था, 4.9 लीटर। बाद में क्या किया, हमने एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड कर दिया। एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड किया और हमने यहां पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड किया वो 1.2 atm। कितना ऐड किया, 1.2 atm। तो मैं आपको पूछता हूं यहां पे फाइनल वॉल्यूम क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ लीटर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझा। हमने यहां पे इनिशियल प्रेशर कितना दे रहे थे, 3.2, तो इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 कितना था, 4.9। फिर हमने एक्स्ट्रा प्रेशर कितना ऐड किया, 1.2, और मैं पूछ रहा हूं फाइनल वॉल्यूम कितना रहेगा, बताओ जल्दी।
ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले देखेंगे P1 का वैल्यू कितना है। P1 कितना होना चाहिए आप बताओ मुझे, P1 कितना होना चाहिए? तो P1 शुड बी 3.2 ATM। कितना होना चाहिए? 3.2 ATM। V1 कितना रहेगा? V1 कितना रहेगा? सो दैट V1 शुड बी 4.9 लीटर। V1 शुड बी 4.9 लीटर। अब मैं पूछ रहा हूं यहां पे P2 कितना रहेगा? गड़बड़ यहां पे हो सकती है, यहां पे P2 कितना रहेगा? क्या P2 का वैल्यू 1.2 ATM रहेगा? क्या P2 का वैल्यू 1.2 ATM रहेगा? नहीं। क्यों नहीं रहेगा? इसका कहने का मतलब क्या है, हम पहले जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे वो 3.2 ATM है, बाद में हमने एक्स्ट्रा प्रेशर एडेड, तो हमने 3.2 ATM में 1.2 को मिला दिया। देखो क्वेश्चन प्रॉपर्ली पढ़ो। बहुत सारे लोगों ने P2 का वैल्यू कितना लिया होगा? 1.2 ATM लिया होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इनिशियल प्रेशर मतलब P1 का वैल्यू 3.2 ATM था, तो यहां से हम लोग 3.2 ATM प्रेशर को एक्सर्ट करते थे। फिर क्या हुआ, हमने एक्स्ट्रा प्रेशर मतलब X कितना ऐड किया? 1.2। तो P2 का वैल्यू कितना रहेगा? P1 प्लस X। इसका मतलब इसका P2 का वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा 4.4 ATM। कितना रहेगा? 4.4 ATM। तो यहां पे पूछा है V2 का वैल्यू क्या रहेगा इन टर्म्स ऑफ लीटर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अरे समझा नहीं समझा? अब इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा? हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। P1 का वैल्यू कितना है? P1 का वैल्यू है 3.2, P2 का वैल्यू कितना है? 4.4 इक्वल्स टू V2 का वैल्यू हमको फाइंड करना है और V1 का वैल्यू दिया है 4.9। तो V2 का वैल्यू क्या रहेगा? V2 इक्वल्स टू 4.9 इंटू 3.2 डिवाइडेड बाय 4.4। करो कैलकुलेशन, करो कैलकुलेशन। कितना आ रहा है? 3.56। कितना आएगा? 3.56। अरे समझा नहीं समझा? तो आपने पहले जो गड़बड़ की थी वो यहाँ पे आपने P2 में 4.4 की जगह बहुत सारे लोगों ने आंसर कितना लिखा था? 1.2, और इसीलिए आपका आने वाला जो आंसर था वो गलत था। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम जो रहेगा वो कितना रहेगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन बोलता हूं मैं। इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल प्रेशर वाज 4.3 ATM। तो इनिशियल जो वॉल्यूम था वो था 4.4 लीटर। ठीक है, ओके। 4.4 कैसे है वो नहीं समझ में आ रहा है? देखो पहले से जो प्रेशर था वो कितना था? 3.2, बाद में कितना ऐड किया? 1.2। तो पहले और बाद दोनों को मिलाओगे तो हमारा बन जाएगा फाइनल। ठीक है, तो 4.4 यहां से आया था। इनिशियल प्रेशर 4.3 ATM, इनिशियल वॉल्यूम 4.4 लीटर। फाइनली या फाइनल प्रेशर जो है वो होता है 1.3 ATM। 1.3 ATM। ठीक है, तो आपको फाइनल वॉल्यूम निकालना है इन टर्म्स ऑफ लीटर। बताइए जल्दी। ठीक है, जल्दी बताइए। आपको सिर्फ इसी पे देखना है कि आप P1, V1, P2, V2 का वैल्यू क्या लेते हो।
जब आपको P1, P2, V1 और V2 का वैल्यू समझ में आ जाएगा तो आपका सॉल्यूशन जो रहेगा वो आसान हो जाएगा। कैसे फाइंड करेंगे? आप मुझे बताओ P1 का वैल्यू क्या है? So what is the value of P1? कितना है P1? So P1 is 4.3 atm. ओके, आप मुझे बोलो V1 कितना है? V1 कितना है? तो V1 is 4.4 लीटर। आप मुझे बताओ P2 कितना है? P2 कितना है? फाइनल प्रेशर दिया हुआ है तो इन दोनों को मिलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हमने इतना प्रेशर ऐड किया, ये डायरेक्टली बोल रहा है कि पहले प्रेशर इतना था, बाद में प्रेशर इतना है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रेशर जो रहेगा वो रहेगा 1.3 atm। देखो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोला गया था इतना एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड किया है, इसमें ऐसा नहीं बोला है, इसके डायरेक्ट फाइनल प्रेशर दिया हुआ है और उन्होंने पूछा है V2 का वैल्यू कितना रहेगा। तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे, P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। तो P1 का वैल्यू कितना है 4.3, P2 का वैल्यू कितना है 1.3, V2 का वैल्यू हमको फाइंड करना है और V1 का वैल्यू है 4.4। तो क्या होगा यहाँ पे V2 इक्वल्स टू 4.3 इंटू 4.4 डिवाइडेड बाय 1.3। बताओ कितना आएगा? सो फाइनल आंसर विल बी 14.5। कितना रहेगा? फाइनल आंसर विल बी 14.5 और यूनिट जो रहेगा वो लीटर में रहेगा। यूनिट किसमें रहेगा? लीटर में। क्लियर है? तो ये था कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो आज हमने एक ही लॉ देखा है, बचे हुए लॉस जो रहेंगे वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, सो इट इज द फर्स्ट गैसियस लॉ दैट इज कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ।